जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी इंटीग्रल कैलकुलस। और इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर हमने किन चीज़ों को स्टडी करना है कि हमें पता है कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर डिफरेंट टाइप के इंटीग्रल्स होते हैं, क्लियर। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है वो हमारे ये वाले हैं, एक लाइन इंटीग्रल, एक सरफेस इंटीग्रल और एक वॉल्यूम इंटीग्रल, क्लियर। तो हम इनको देखेंगे कि लाइन इंटीग्रल का सेकंड नाम क्या है, लाइन या पाथ। सो पाथ इंटीग्रल भी, सरफेस इंटीग्रल उसे फ्लक्स भी कहते हैं, उसमें फ्लक्स को डील करते हैं, क्लियर। और वॉल्यूम इंटीग्रल ही है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइन इंटीग्रल है क्या। लाइन इंटीग्रल का एक्सप्रेशन ये आपके सामने लिखा गया है। इसमें देखिए कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जो है ना वो ए से लेके बी तक जा रहा है। तो उसका पाथ देखिए, ए से लेके बी तक उसका पाथ बन रहा है। और हम इस पाथ को, टोटल पाथ को हम डिवाइड कर लेते हैं स्मॉल सेगमेंट्स में। ये देखिए हमने टोटल पाथ को उसको स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया। हर एक स्मॉल सेगमेंट की जो लेंथ है, यानी इस पैच की या सेगमेंट की जो लेंथ है वो क्या है, वो डी एल है। इसकी डी एल, इसकी भी डी एल, इसकी भी डी एल, ओके हो गया। तो अब हम ये कहते हैं कि हमने ए से ले के बी तक टोटल जो डिस्टेंस है वो अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो लाइन इंटीग्रल हम कैसे अप्लाई करेंगे। ये देखिए ए टू बी लाइन इंटीग्रल हमने अप्लाई किया, ए टू बी। और पी स्टैंड फॉर पाथ, क्लियर। वी क्या है, वी कोई वेक्टर फंक्शन है, वी इज अ वेक्टर फंक्शन। डीएल क्या है, डीएल एनी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इन्फिनिटेसिमल मीन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और इंटेग्रल जो है वो हमारा कैरीड आउट कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, इस पाथ पी के ऊपर हो रहा है, जो हम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक दे रहे हैं, जो कि इस फिगर 120 में शो करवाया गया है। अब अगर ये पाथ जो है, अगर ये क्लोज हो, क्लोज का मतलब है यहाँ से ए से स्टार्ट हो और वापस घूम के इधर ए के ऊपर ही आए, यानी हमारा क्या हो, अगर ये क्लोज लूप फॉर्म कर रहा हो और क्लोज लूप में अगर इस तरह की कंडीशन हो कि बी और ए इक्वल हो, यानी यहाँ से आपने स्टार्ट किया वहीं घूम के वापस आए, तो फिर हम इस इंटेग्रल के ऊपर क्या पुट करते हैं, हम एक सर्कल अप्लाई करते हैं। ये देखिए हम इस इंटेग्रल के ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं, एक सर्कल अप्लाई कर रहे हैं। अब हर पॉइंट के ऊपर ये जो पाथ हमने लिया है ए से बी, पाथ में हर पॉइंट के ऊपर ये जो आप डॉट प्रोडक्ट इनका ले रहे हैं वेक्टर फंक्शन वी, और ये जो इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फंक्शन है, क्लियर। ये हर पॉइंट के ऊपर आपने इनका क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। एट ईच पॉइंट ऑन द पाथ वी टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वी एवेल्युएटेड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट के ऊपर जो आपने वेक्टर फंक्शन वो लेना है विद द डिस्प्लेसमेंट डीएल टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑन द पाथ, यानी हर पॉइंट के ऊपर आपने ये लेना है। तो टू अ फिजिसिस्ट द मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल ऑफ अ लाइन इंटीग्रल इज टू अ वर्क डन। जिस तरह हम वर्क डन फाइंड करते हैं कि वर्क डन इक्वल होता है एफ डॉट डी, तो वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ, अगर इंटीग्रल लिखे तो वो इस तरह लिखा जाएगा एफ डॉट डी एल। तो भी हम ऐसे ही वर्क डन निकालते हैं, इस पाथ का, इस पाथ का, इस पाथ का, हर सेगमेंट का। और देन टोटल निकालना और फिर सबको क्या कर लेते होते हैं, सम अप कर लेते होते हैं। ऑर्डरली द वैल्यू ऑफ अ लाइन इंटीग्रल डिपेंड्स क्रिटिकली ऑन द पर्टिकुलर पाथ। मोस्टली जो होता है ज्यादातर कि लाइन जनरली, जो लाइन इंटीग्रल होता है वो पाथ पर डिपेंड कर रहा होता है ए से बी, बट देयर इज एन इंपॉर्टेंट स्पेशल क्लास ऑफ वेक्टर फंक्शन फॉर विच द, लेकिन हम एक स्पेशल क्लास डील कर रहे हैं जिसके ऊपर जो लाइन इंटीग्रल है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा एंड इज डिटरमिन्ड इंटायरली बाय द एंड पॉइंट। यानी जो हमारा लाइन इंटीग्रल है वो जस्ट इनिशियल और फाइनल पाथ पर, फाइनल पॉइंट के ऊपर डील कर रहा होगा, पाथ के ऊपर जो है वो डील या वो डिपेंड नहीं करेगा, क्लियर। और जिसमें वर्क डन जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, उस फोर्स को हम नाम क्या देते होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स का नाम देते होते हैं, क्लियर। तो हम जो डील करने लगे हैं कि हमारा जो लाइन इंटीग्रल है वो पाथ पर बल्कि डिपेंड ना करे, बल्कि वो जस्ट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर वो डिपेंड करे। तो माइंड में रखिएगा लाइन इंटीग्रल को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, कोई भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन आप जो भी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वी, आप बेशक यहाँ पे वेलोसिटी कर लें, किसी की वेलोसिटी ऑफ एनी फ्लूइड कह लें, तो यहाँ पर उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन और ये जो इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके हम क्या निकाल सकते हैं, हम उनका लाइन इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखें जी, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल 1.6 शो करवाई गई है जो कि इसी लाइन इंटीग्रल के रेलेवेंट है। आपने लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है, ये एक वेक्टर फंक्शन गिवन है और वेक्टर फंक्शन की वैल्यू देखें तो वाई स्क्वायर एक्स यूनिट वेक्टर प्लस 2x इंटू वाई प्लस 1 वाई यूनिट वेक्टर। और पॉइंट ए से आप बी तक जा रहे हैं, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 110। ये देखिए ये पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट्स 110 शो करवा दिए। और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 220। ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हो गए 220 अलॉन्ग द पाथ 1 एंड 2। ये देखिए अलॉन्ग द पाथ, ये हमारा जो है ना ये पाथ 1 है, ये जिसे हम 1 कह रहे हैं, ये पाथ 1। और ये बी से ए डायरेक्टली जो हम आ रहे हैं वो पाथ हमारा क्या होगा, वो 2 होगा, क्लियर। दो पाथ शो करवाए गए हैं, ये पाथ 1 है इधर से जिसमें एक हॉरिजॉन्टल सेगमेंट आ रहा है, एक वर्टिकल सेगमेंट आ रहा है, ये पाथ 1 है। और पाथ 2 जो है वो ये वाला है, ये हमारा पाथ 2 है, क्लियर।
इन फिगर 1.21 ओके हो गया। व्हाट इज v डॉट dl, ये आपने फाइंड करना है फॉर द लूप दैट गोज फ्रॉम a टू b along 1 एंड रिटर्न्स टू a along 2। यानी आपने एट द एंड ये चीज भी फाइंड करनी है। एक तो v डॉट लाइन इंटीग्रल तो आपने फाइंड करना है, इस पाथ का भी इस पाथ का भी। फिर वो आपको कहता है कि अगर ये क्लोज लूप बने, यानी इधर से आप चलें इधर से यहाँ तक और फिर वापस इधर आए, तो देन उसका भी आपने इस एग्जांपल के अंदर लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है। तो लेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम पाथ 1 को डील करते हैं, फिर हम पाथ 2 को डील करेंगे। पाथ 1 में माइंड में रखिएगा आपके पास दो सेगमेंट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है। तो एक दफा हम हॉरिजॉन्टल को डील करेंगे, एक दफा वर्टिकल को। देखिए हमें पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है हमारे पास, इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dl, उसे इस तरह लिखते होते हैं dx x यूनिट वेक्टर, dy y यूनिट वेक्टर और dz z यूनिट। अब पाथ 1 के अंदर हमने कहा दो पार्ट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है एक वर्टिकल। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल को डील करते हैं। हॉरिजॉन्टल जो है उसकी डायरेक्शन किधर है, वो अलोंग x एक्सिस है। अलोंग x एक्सिस है तो इट मींस इसके ऊपर y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट के डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, वो जीरो होंगे। ये देखिए dy dz वो हमने क्या पुट किए हैं, जीरो इस पाथ के ऊपर, क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल है तो इसके ऊपर जस्ट dx ही होगा, dy और dz क्या होगा, जीरो होगा। तो हमने क्या किया कि हमने dl के अंदर ये देखें dy और dz जीरो पुट कर दिए, सिर्फ क्या बचा dx x यूनिट वेक्टर। ये देखें dl मेरे किसके इक्वल हो गया, dx x यूनिट वेक्टर। और यहाँ पर y की वैल्यू 1 है। यहाँ पर देखिए जब मैं हॉरिजॉन्टल सेगमेंट को डील कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट तो यहाँ पर y की वैल्यू ये वैल्यू क्या है, ये अलोंग y एक्सिस है। इस पर इस पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू मेरी क्या है, 1 है। क्लियर। उसने आपको कोऑर्डिनेट्स खुद बताए हुए हैं कि 1 1 0। ये क्या मतलब है 1 1 0 कि ये x है, ये y है, ये z है। यहाँ पर देखिए ये x 1 है और यहाँ पर y भी 1 है इस पॉइंट के ऊपर। a पॉइंट पर, b पॉइंट पर देखें तो x 2 है, ये देखें x 2 है और y 2 है, y ये 2 है और z 0 है। ओके हो गया। तो यहाँ पर देखिए हम इस पॉइंट के ऊपर थे हॉरिजॉन्टल सेगमेंट में, इस पॉइंट पर कि यहाँ पर y क्या है हमारा, ये देखिए y 1 है। अब हमने चूंकि इंटेग्रल निकालना है, ये v डॉट डी एल इंटेग्रल, तो हम सबसे पहले v डॉट डी एल निकालते हैं। ये हमने इंटीग्रेट करना है ना, तो v डॉट डी एल। तो v डॉट डी एल, v हमारे पास क्या है, v वो फंक्शन के मैंने इस फंक्शन, ये जो v वेक्टर फंक्शन है इसकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं dl के साथ। ओके हो गया। तो जब v डॉट डी एल डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें पता है कि dl में कौन सी टर्म होल्ड कर रही है, x यूनिट वेक्टर। तो ये x यूनिट वेक्टर के साथ होगा, बाकी ये y यूनिट वेक्टर x यूनिट वेक्टर डॉट y यूनिट वेक्टर वो तो जीरो हो जाएगा, लेकिन x यूनिट वेक्टर डॉट x यूनिट वेक्टर वो 1 हो जाएगा और y स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो ये देखें y स्क्वायर dx आ गया। अब हमें पता है y की वैल्यू क्या है, 1। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 1 का स्क्वायर, तो वो जस्ट ये dx बन गया। तो v डॉट डी एल इक्वल किसके हो गया, dx के। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब आपने यहाँ पे क्लोज्ड सर्कल ड्रॉ नहीं करना क्योंकि ये क्लोज पाथ नहीं है, आप जस्ट हॉरिजॉन्टल एक इस सिंगल लाइन को डील कर रहे हैं। तो v डॉट डी एल, अब आप कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहे हैं, ये देखिए ये 1 से लेके 2 तक जा रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है ना हॉरिजॉन्टल, तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, 1 से लेके 2 तक। तो इस वजह से इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो 1 से 2 और dx। तो dx की इंटीग्रेट करेंगे तो वो x आएगा। देन आप अपर लिमिट पुट करें उसमें 2 और 2 माइनस 1, तो वो क्या बनेगा, 1। ये हमारे हॉरिजॉन्टल सेगमेंट जो था उसकी हमने डॉट प्रोडक्ट लेके इंटीग्रल, उसका लाइन इंटीग्रल ले लिया। अब हम वर्टिकल सेगमेंट पे मूव करते हैं इधर। तो वर्टिकल सेगमेंट पे देखें जी, वर्टिकल सेगमेंट किस एक्सिस के अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग। तो इट मीन यहाँ पे x भी जीरो और z भी जीरो, तो dx और dz ये दोनों यहाँ पर क्या होंगे, ये जीरो होंगे। क्लियर। तो यहाँ पर देखें dl अब यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, अब y एक्सिस को डील कर रहे हैं तो ये टर्म होल्ड करेगी। ये dx भी जीरो है, dz भी जीरो है, तो ये dy y यूनिट वेक्टर, ये देखें dy y यूनिट वेक्टर। और यहाँ पर x की वैल्यू 2 है जब वर्टिकल सेगमेंट को डील करने लगे। ये देखिए ये वर्टिकल सेगमेंट है तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये 2 हो। ओके हो गया। x की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई। तो अब v जो है v फंक्शन हमारे पास ये गिवन है, y स्क्वायर x यूनिट, यही मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए हुए कि v हमारे पास ये है। अब आपने v डॉट dl निकालना है, तो ये मेरा v फंक्शन मैंने लिखा और डॉट dl की वैल्यू ये dy y यूनिट वेक्टर। हाँ जी, अब ये y यूनिट वेक्टर वाली टर्म सिर्फ होल्ड करेगी, बाकी जीरो हो जाएंगी। यानी ये y यूनिट वेक्टर और ये y यूनिट ये करेगी और y यूनिट वेक्टर और डॉट x यूनिट वेक्टर वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो जब आपने v डॉट डी एल लिया तो ये देखें y यूनिट वेक्टर डॉट y यूनिट वेक्टर ये तो 1 बन गया और ये dy इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर ये बच गई 2x y प्लस 1 और dy। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की तो 2 क्रॉस 2 ये बन गया 4 और 4 इंटू वाई प्लस 1 dy। ओके हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, ये हमारे पास v डॉट डी एल, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट आप फिर देखें आप किधर से किधर, आपका वर्टिकल एक्सिस है, आप 1 से 2 तक जा रहे हैं। ये देखिए वर्टिकल ये वाला है कि 1 से लेके कितने जा रहे हैं, 2 तक जा रहे हैं। तो इंटीग्रल की जो लिमिट्स हैं वो वही अप्लाई करेंगे 1 से 2 और
4 बाहर आ गया और ये y प्लस वन डी वाई, इसके ऊपर जब इंटीग्रेट करेंगे y की अलग करें, 1 की अलग इंटेग्रल करें, इसको जब कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेशन को, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 10 आएगा। तो अब हम पाथ 1 टोटल देखते हैं। पाथ 1 में एक हॉरिजॉन्टल आया, एक वर्टिकल आया, तो टोटल कितना बन गया, एक हॉरिजॉन्टल का देखें, हॉरिजॉन्टल का 1 आया और वर्टिकल का क्या कितना आया, 10। तो 1 प्लस 10 वो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 11। ये तो हमारा पाथ 1 हो गया। अब हम पाथ 2, जो ये वाला मेरा पाथ है, अब हम पाथ 2 पे जाते हैं। पाथ 2 में याद रखें x इक्वल है किसके, y के। पाथ 2 में हम ये कह रहे हैं कि हमारा x इक्वल है y की, इस तरह dx भी इक्वल है dy के, लेकिन dz यहाँ पर क्या होगा, जीरो, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस है, यहाँ पर z एक्सिस को नहीं है, तो dz एलिमेंट उसका क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो जब dz आप जीरो पुट करेंगे इसमें, dl में, ये देखिए dz ये तो जीरो हो गया, ये दो बच जाएंगे, dx x यूनिट वेक्टर और dy y, ये देखिए dx x यूनिट वेक्टर और dy, यहाँ पे y होना है, dy y यूनिट वेक्टर। अब आप v डॉट dl लें, क्लियर, dl तो ये हो गया, अब v आपके पास ये है, तो इसमें ये देखें x डॉट x 1 बनेगा, y डॉट y भी 1 बनेगा, बाकी ये टर्म आ जाएंगे, ये देखिए। तो हम यहाँ पर ये कहने लगे हैं कि v डॉट dl x स्क्वायर dx, यहाँ पे ये y स्क्वायर था ना, और चूंकि हमें पता है y मेरा इक्वल है इसके x के, तो हम y की जगह क्या हमने पुट किया, x, तो वो x स्क्वायर बन गया, x स्क्वायर, और साथ ये इधर से dx आया ये वाला, और x यूनिट वेक्टर और ये डॉट x यूनिट वेक्टर वो क्या बन गया, 1 बन गया। इस तरह जब इस टर्म को आपने मल्टीप्लाई करवाया इस टर्म के साथ, y डॉट y यूनिट वेक्टर तो 1 बन गया, और 2xy प्लस 1, ये देखिए 2xy प्लस 1, y की जगह हमने, हमें पता है y x की इक्वल है, तो y की जगह क्या पुट किया, x, क्लियर, और साथ ये क्या बन गया, dx। अब ये दोनों टर्म एक दूसरे में ऐड हो रही है, सिमिलर है, ये भी dx है, ये भी dx, तो ये देखिए, तो ये हमारे पास कितना बन गया, जब आपने इनको मल्टीप्लाई करवाया इस टर्म को, ये एक्चुअली बना ना, ये इस टर्म को मल्टीप्लाई करवा लें, वो बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, जब इसको इधर ऐड करेंगे वो 2x स्क्वायर और ये x स्क्वायर 3x स्क्वायर और प्लस 2x, और dx आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ये हमारे पास क्या आया, ये v डॉट dl आया है। अब आपने इसके क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब नेक्स्ट आप इसको क्या कर लेंगे, v डॉट dl को इंटीग्रेट करेंगे, तो वो देखें v डॉट dl को हम इंटीग्रेट करने लगे, और हम आ किधर से किधर रहे थे, b से a की तरफ, ये हमारा पाथ है, या आप ये समझ लें a, इस सेकंड पाथ ये है, तो आप समझे a से b की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ a से b, तो हमारी जो लिमिट्स हैं वो देखें a से b, क्लियर। अब लिमिट्स हमारी वो a से b तक हैं, तो वो आप किधर से किधर तक जा रहे हैं एक्चुअली, अब ये देखें 1 से लेके 2 तक जा रहे हैं, 1 से 2, ये देखिए ये 1 है, ये 2 है, इस तरह ये 1 है, ये 2, यानी इधर x 1 है, तो उधर देखें x कितना है, 2 है, इधर क्या है, y 1 है, उधर क्या है, 2 है, तो हम 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, तो इंटेग्रल की लिमिट्स आपने यही अप्लाई करनी है, 1 से 2, और ये v डॉट डी एल की वैल्यू यहाँ पर पुट की, इसको आपने इंटीग्रेट करना है, आंसर मेरा कितना आया, 10 आया, क्लियर। ये इस जो पाथ 2 था उसका आंसर कितना आया है, 10 आया है, और जो हॉरिजॉन्टल इसका 1 था, इसका 10, और टोटल कितना बना था, 11, इसका 10 आ रहा है। तो द स्ट्रेटजी हियर इज टू गेट एवरीथिंग इन टर्म ऑफ वन वेरिएबल, कि हम यहाँ पर एक वेरिएबल में हमने लेके आना है, आई कुड जस्ट एज वेल हैव एलिमिनेटेड x इन फेवर ऑफ y। हम आप क्या करने लगे हैं कि x को एलिमिनेट करने लगे हैं इन फेवर ऑफ y की सेंस में। अब अब आपने क्लोज लूप की बात करनी है, फॉर द लूप दैट गोज आउट 1 एंड बैक 2। उसने कहा था कि आपने क्लोज लूप को भी डील करना है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका आंसर हमारा 11 आया, इसका टोटल कितना आया, 10। तो आप यहाँ से चले हैं, यहाँ से इधर से लेके इस तरह, तो आप 11 माइनस 10, तो आंसर कितना आएगा, 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लाइन इंटेग्रल की हमने एग्जांपल डील की है। आज तो हमने कहा कि हमारे पास 3 इंटेग्रल है, लाइन इंटेग्रल, सरफेस इंटेग्रल एंड वॉल्यूम इंटेग्रल। अब हम मूव करते हैं सरफेस इंटेग्रल के ऊपर। ये देखें सरफेस इंटेग्रल में आप क्या उस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, कि ये देखें एक इंटेग्रल लिखा, उसके सबस्क्रिप्ट में सरफेस एस लिखना है, एस स्टैंड फॉर सरफेस, वी डॉट वी को यानी वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, और डी ए ये एरिया एलिमेंट है, क्लियर। कोई पैच हम कंसिडर करते हैं, ये देखें ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जी एक्सिस, इसमें एक हम सरफेस डील करने लगे हैं, तो ये उसका सरफेस एरिया है, क्लियर। और ये जो उसके ऊपर नॉर्मल ड्रा हुआ है ये उसका वेक्टर एरिया है, क्लियर। वेक्टर एरिया हमेशा सरफेस एरिया पर परपेंडिकुलर होता है, माइंड में रखिएगा। वेक्टर एरिया सरफेस एरिया के ऊपर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये v डॉट डी ए, ये डी ए एरिया एलिमेंट है, ये एक सरफेस है, और इस सरफेस का हम बहुत सारे पैचेस बनाते हैं, और एक पैच का एरिया क्या है, डी ए है, क्लियर। ये एक पैच का एरिया हम कहते हैं कि v इज अगेन सम वेक्टर फंक्शन एंड डी ए इज एन इन्फिनिटेसिमल पैच ऑफ एरिया। ये कुछ स्मॉल पैच है जिसका एरिया क्या है, डी ए है, विद डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मैंने आपको बताया कि इसकी जो डायरेक्शन है, ये वेक्टर एरिया सरफेस एरिया पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा।
तो देयर आर ऑफ कोर्स टू डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस। यहाँ पर दो डायरेक्शन परपेंडिकुलर होंगी सरफेस की। किस तरह देखते हैं कि सो द साइन ऑफ अ सरफेस इंटीग्रल इज इंट्रिंसिकली एम्बिगुअस इफ द सरफेस इज क्लोज्ड, कि अगर तो ये सरफेस क्लोज है बैलून की तरह, तो फिर क्या होगा कि अगर ये सरफेस क्लोज है तो आपने इस इंटीग्रल पर क्या ये एक सर्कल ड्रॉ कर देना है, ये जो रिप्रेजेंट करेगा सरफेस हमारी क्या है, क्लोज है। अच्छा, ऑन द इंटीग्रल साइन देन ट्रेडिशन डिक्टेट्स दैट आउटवर्ड इज पॉजिटिव, कि ये जो आउटवर्ड एरो आपने बनाया है, याद रखें कि अगर सरफेस क्लोज होगी तो ये जो एरिया एलिमेंट, ये जो वेक्टर एरिया है उसकी वेक्टर एरिया उसकी डायरेक्शन होगी, तो वो हमेशा आउटवर्ड आपने नॉर्मल ड्रॉ करना होता है, आउटवर्ड अगर सरफेस क्लोज हो। लेकिन अगर ओपन हो तो फिर कहीं भी हो सकता है, बट फॉर ओपन सरफेस इट्स आर्बिट्रेरी, वो कहीं भी हो सकता है। क्लियर? इफ वी, अब ये जो वी है जो हमने वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहा था कि वी डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड, ये किसी फ्लूइड का फ्लो है, फ्लूइड का फ्लो है, अगर v जो है ये फ्लूइड का फ्लो है, यानी आप वेलोसिटी कह लें फॉर एग्जांपल, तो इक्वल है मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया यानी m बाय a t, m बाय a t इस तरह के हैं, पर यूनिट मास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये जो v डॉट डी है, ये क्या, ये टोटल मास पर यूनिट एरिया पासिंग थ्रू द सरफेस, इसे नाम क्या दिया जाता है, इसका सेकंड नेम है फ्लक्स। ये जो एक्चुअली ये जो टोटल मास पर यूनिट टाइम होता है ना, टोटल मास पर यूनिट टाइम, ये इसे क्या कहते होते हैं, इसे फ्लक्स कहते होते हैं, टोटल मास पर यूनिट टाइम। इस टर्म को हम फ्लक्स, तो इस टर्म को हम फ्लक्स भी कह सकते हैं। ऑर्डिनरली द वैल्यू ऑफ अ सरफेस इंटीग्रल डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर सरफेस चोजन, सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू जो होती है वो आप कौन सी सरफेस ले रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करती है, बट देयर इज अ स्पेशल क्लास ऑफ वेक्टर फंक्शन फॉर विच इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस। लेकिन हमें वेक्टर फंक्शन की एक स्पेशल क्लास डील करने लगे हैं जिसमें ये इंडिपेंडेंट होगी सरफेस के ऊपर, एंड इज डिटरमिन्ड इंटायरली बाय द बाउंड्री लाइन, और बाउंड्री लाइन के थ्रू हम इसे डिटरमिन करेंगे। देखिए, देखते हैं हम आगे इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखते हैं कि हमने जी, ये देखिए कैलकुलेट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ, ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिया गया ये वाला, क्लियर है, एक्स यूनिट वेक्टर, वाई यूनिट वेक्टर, जी एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। आपने क्या फाइंड करना है, सरफेस इंटीग्रल करना है और 5 साइड्स ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स, ये एक क्यूबिकल बॉक्स शो करवाया गया है, इसकी 5 साइड्स का आपने सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना है। ये देखें, ये उसकी फर्स्ट सरफेस है ये वाली, क्लियर, ये उसकी सेकंड सरफेस है ये वाली, क्लियर, बैकवर्ड, ये इसकी फ्रंट वाली हो गई, ये उसकी बैक वाली हो गई, ये राइट सरफेस ये 3, ये इधर लेफ्ट वाली, क्लियर, ये टॉप वाली होगी, क्लियर। तो आप 5 का करना है, इस तरह 6 भी हो सकती है, डाउनवर्ड 6 होगी, इधर डाउनवर्ड 6, तो वो कहता है कि जो कि आपने 5 का करना है तो हम 5 को ही डील करेंगे। लेट अपवर्ड एंड आउटवर्ड बी द पॉजिटिव डायरेक्शन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये अपवर्ड जो है और जो डाउनवर्ड है उससे आपने क्या करना है, पॉजिटिव लेना है, एज इंडिकेटेड बाय द एरोस। लें जी, तो अब हम हर सरफेस को अलग अलग डील करते हैं, पहली का अलग, दूसरी का अलग, तीसरी का अलग, चौथी का अलग और ये लास्ट फिफ्थ का अलग। तो पहले फर्स्ट वन को डील करते हैं। फर्स्ट वन में देखें, ये जो हमारी ये वाली सरफेस है, ये वाली इधर वाली फ्रंट वाली, इसमें x की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये देखें x की वैल्यू क्या है, 2, और डी एरिया एलिमेंट क्या होगा, जब आप x को डील कर रहे हैं तो एरिया एलिमेंट ये लिखना है dy dz, और x यूनिट वेक्टर बताएगा कि आप किस डायरेक्शन, कौन सा एक्सिस कौन सा ले रहे हैं, x एक्सिस ले रहे हैं, तो साथ x यूनिट वेक्टर में ये बता रहा है कि एरिया एलिमेंट आपने ये लेना है dy dz। अब आपने चूंकि v डॉट डी ए निकालना है, सरफेस इंटीग्रल में जो हमारा रिलेशन होता है वो ये होता है v डॉट डी ए, और ये इंटीग्रल करना होता है। तो सबसे पहले v डॉट डी ए लेते हैं, v डॉट डी ए, v ये और डी ए ये निकाल चुके हैं। डी ए में आके कौन सा यूनिट वेक्टर आ रहा है, x यूनिट वेक्टर आ रहा है, तो x यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे, बाकी दोनों के साथ वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि x यूनिट वेक्टर डॉट y यूनिट वेक्टर वो भी जीरो हो जाएगा, और x यूनिट वेक्टर डॉट z यूनिट वेक्टर वो भी क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि v डॉट डी ए, जब इस डी ए को मल्टीप्लाई करवाते हैं v ए के साथ, ये x यूनिट वेक्टर डॉट x यूनिट वेक्टर ये 1 बनेगा, और ये 2xz और साथ ये क्या लगेगा dy dz, ये देखें 2xz dy dz। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 2 है, तो आप यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करें, 2 क्रॉस 2 वो कितना बन गया 4, और ये z dy dz एज इट इज आ गया, क्लियर। ये तो हमारे पास आ गया v डॉट डी ए। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो लिमिट देखिए, लिमिट 0 से 2 कहाँ तक है, ये देखें जरा, dy को आप अलग डील करेंगे, क्लियर, dy को, और dz को अलग डील करेंगे, dz को अलग डील करना है, dy की तरह देखें, तो लिमिट हमारी कहाँ है 0 से 2, क्योंकि हम ये x को इस फर्स्ट सरफेस को डील कर रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इधर वैल्यू 0 है, इधर वैल्यू क्या है 2, तो 0 से 2 तक ये dy का अलग इंटीग्रल करना है, z का अलग, तो आपने इसको कैलकुलेट किया, dy का y बनेगा
तो आप इसमें अपर लिमिट 2 पुट करेंगे, फिर 0 तो वो इसका 2 बनेगा, और जी डी जी का इंटेग्रल क्या बनेगा, इसका जी स्क्वायर बाय 2 बनेगा। फिर आप इसमें अपर लिमिट लोअर और फिर 4 से मल्टीप्लाई करवा के, तो हमारे पास फ्रंट जो सरफेस थी, फर्स्ट सरफेस जो थी, उसका हमारे पास क्या आ गया, सरफेस इंटेग्रल का आंसर 16 आया। अब हम जी सेकंड को देखते हैं, ये हमारी सेकंड है, ये वाली क्लियर, जो बैकवर्ड है, ये टॉप वाली नहीं बल्कि बैकवर्ड, ये वाली जो ये फ्रंट हो गई और वो बैकवर्ड सेकंड सरफेस। तो उधर हम कहते हैं कि x हमारा क्या है, 0 है, क्योंकि हम हमारा x एक्सिस इधर है, बैकवर्ड नहीं है, जस्ट डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन x कोऑर्डिनेट उधर क्या होगा, 0। तो x को हम क्या करने लगे हैं, 0, और एरिया एलिमेंट हमारा यही आएगा dy dz, लेकिन इस वक्त यूनिट वेक्टर नेगेटिव हो जाएगा, वो बैकवर्ड है। इधर पॉजिटिव यूनिट वेक्टर था, उधर क्या होगा, नेगेटिव यूनिट वेक्टर, तो माइनस एक्स यूनिट वेक्टर आ गया। वी डॉट डी ए निकालें जी, वही ये टर्म आ रही है जिस साथ नेगेटिव साथ साइन क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, लेकिन इस वक्त एक्स की वैल्यू क्या है, 0। जब एक्स 0 पुट करेंगे तो पूरी टर्म ही क्या हो जाएगी, 0। तो वी डॉट डी ए का आंसर 0, इसका इंटेग्रल लेंगे तो आंसर क्या आया, 0। अब हमारी तीसरी, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रह गई, तो वो देखते हैं जी। ये देखें, हमें वेक्टर फंक्शन ये गिवन था, मैंने ऊपर आपके लिए फिर अगेन लिख दिया है। अब हम थर्ड सरफेस, ये वाली सरफेस, इस सरफेस को डील करने लगे हैं। इस सरफेस में देखें तो ये y, इसमें y की वैल्यू क्या है, 2, ये 0, यहाँ पर 0 होगी, 0 से लेके 2, तो y मेरा कितना है, 2। और डी ए y है, तो y को छोड़ के आपने बाकी एरिया एलिमेंट लिखने हैं, dx और dz लिखेंगे, ये देखिए dx और dz, और यूनिट वेक्टर वही लगाना है जिस एक्सिस को आप डील कर रहे हैं। तो y एक्सिस को डील कर रहे हैं तो y यूनिट वेक्टर आ गया, v डॉट डी ए, हाँ जी, ये v है, ये d है, मल्टीप्लाई करवाएं तो y यूनिट वेक्टर है, y और डॉट y ये वाली टर्म आएगी, बाकी दो 0 हो जाएंगी। तो y यूनिट वेक्टर डॉट y यूनिट वेक्टर को तो 1 बनेगा, और x प्लस 2 dx dz, ये देखें x प्लस 2 dx dz। अब हम यहाँ पर वैल्यू नहीं पुट कर सकते, क्लियर, क्योंकि हमारे पास y इक्वल है 2 के, यहाँ पे कोई y नहीं आ रहा बीच में। तो अब आप जस्ट इसको इंटीग्रेट करें, v डॉट डी ए, इंटीग्रेट कैसे करना है, ये देखिए, इधर 0 इधर 2, तो लिमिट यही लगानी है, 0 अप टू 2, तो x प्लस 2 dx, फिर डी एक्स वाली को अलग कर लेना है, जी वाली को अलग किया, 0 टू 2 डी जी। इस तरह यहाँ पर इंटेग्रल लें, एक्स प्लस 2 का एक्स स्क्वायर बाय 2 बनेगा, 2 का आगे जब लेंगे तो वो x बनेगा, इसका डी जी का जस्ट z बनेगा। इसको इंटीग्रेट करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, तो वो आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। थर्ड सरफेस भी हमारी डील हो गई, ये वाली। और फोर्थ सरफेस ये वाली, इधर वाली, जो कि नेगेटिव y में डील होगी, वहां पर y की वैल्यू क्या करनी है, आपने 0 पुट करनी है। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, जस्ट यूनिट वेक्टर माइनस y यूनिट वेक्टर आएगा। ये देखें तो एरिया एलिमेंट वही आ रहा है, जस्ट y यूनिट वेक्टर के साथ क्या लिख देना है, माइनस y यूनिट वेक्टर। v डॉट डी ए जो फाइंड करें, v डॉट डी ए वही आएगा, जस्ट उसका साइन क्या लग गया, नेगेटिव साइन। अगेन वही आप इसको इंटीग्रेट करें, वही जस्ट वैल्यू वही आ रही है, इधर भी 12 इधर भी 12, लेकिन इधर मैग्नीट्यूड कितनी आ रही है उसकी, नेगेटिव आ रही है, क्लियर हो गया। तो ये हमारी फोर्थ सरफेस भी डील हो गई। लास्ट 5 सरफेस, ये अपवर्ड, ये वाली अपवर्ड, इस क्यूब की अपवर्ड सरफेस को डील करते हैं। तो इसमें z की वैल्यू कितनी है, 2, यहाँ से यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 2, 0 से 2, तो z मेरा कितना आ गया, 2। और एरिया एलिमेंट में z को छोड़ के बाकी लिखने हैं, dx dy होगा, ये देखें dx dy और z यूनिट वेक्टर। तो v डॉट da फाइंड करें, तो ये da है वो v है, तो इसका z यूनिट वेक्टर है, तो z डॉट z ये वाली आएगी, इनका 0 हो जाएगा। तो ये z डॉट z तो 1 बनेगा, तो ये साथ बच जाएगा y z स्क्वायर माइनस 3, ये देखिए y z स्क्वायर माइनस 3, और साथ ये dx dy ये आ गया। अब यहाँ पर z की वैल्यू कितनी है, 2, तो आप z की वैल्यू बेशक पुट कर दें यहाँ पर। तो यहाँ पर जब z की वैल्यू पुट करेंगे तो वो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 1, तो बाकी ये बच जाएंगे y dx dy। अब आप इसका क्या लें, इंटेग्रल लें, सरफेस इंटेग्रल। तो 0 से 2 ये लिमिट्स लेनी है, 0 से 2, x को अलग डील करेंगे, y को अलग। तो जब लिमिट्स पुट करेंगे इंटेग्रल को सॉल्व करके, तो आंसर कितना आया, 4 आया। अब हम देखते हैं हमारे पास टोटल फ्लक्स कितना आ रहा है इसका, यानी हमने बात की थी ना टोटल मास पर यूनिट टाइम जो है, तो टोटल फ्लक्स कितना आ रहा है। तो आप जितने भी सरफेसेज हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, इन सब का जितना भी आपने फ्लक्स निकाला है उन सबको ऐड करते जाएं। पहली में 16 निकाला, देन दूसरी का 0 आया था, फिर प्लस ये 12, फिर ये माइनस 12, और ये फिर प्लस 4, हमारे पास आंसर कितना आ गया, 20 आ गया, क्लियर। तो ये इस तरह हमने एक क्यूब का फ्लक्स निकाला है। हाँ जी, थर्ड आगे ये है हमारे पास, एक है वॉल्यूम इंटेग्रल। वॉल्यूम इंटेग्रल का जनरल एक्सप्रेशन ये वाला है, क्लियर, कि इंटेग्रल और ये साथ सबस्क्रिप्ट में v लिखना है जो रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम इंटेग्रल को, क्लियर। t हमारे को स्केलर पॉइंट फंक्शन है, और ये वॉल्यूम एलिमेंट है, d टॉ जो है इज एन इनफिनिटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये एलिमेंट किसके इक्वल होगा, dx dy dz, वॉल्यूम में यानी dv इक्वल होगा dx dy dz, तो हम dv को यहाँ पे d टॉ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर। तो इसे किस तरह से लिखेंगे जी,
अब अगर हम कोई फॉर एग्जाम्पल टी जो है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस जो कि वेरी कर रही है पॉइंट टू पॉइंट, क्लियर, देन वॉल्यूम इंटेग्रल वुड गिव द टोटल मैस। वॉल्यूम इंटेग्रल जो है वो हमें क्या बताएगा, उसका टोटल मैस बताएगा। तो अब आप उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन को किस तरह से लिखेंगे कि यहाँ पर ये कोई वेक्टर फंक्शन v डील हो रहा है, v डी टॉ, तो ये देखें v डी टॉ और v वेक्टर है, तो इसके तीन कंपोनेंट होंगे, एक x वाला, एक y वाला, एक z वाला और साथ यूनिट वेक्टर, उनके कोरिस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर लिखे हुए हैं और साथ ये डी टॉ। तो अब ये डी टा x को अलग डील करें, y को अलग इंटेग्रल, z का अलग इंटेग्रल। तो ये देखें x यूनिट वेक्टर मैंने पहले लिख लिया, इंटेग्रल किस पे आएगा, vx और डी टॉ पे। फिर इस तरह इस पे अलग आ जाए, y यूनिट वेक्टर बाहर निकाल लें, ये देखें तो vy डी टॉ, और इस तरह z यूनिट वेक्टर बाहर निकाल लें तो vz डी टॉ। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये आपको एग्जांपल दी गई है, एक प्रॉब्लम है कि वो कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम इंटेग्रल ऑफ, ये एक वेक्टर फंक्शन उसने t दे दिया है जिसकी वैल्यू है एक्स वाई जी स्क्वायर ओवर द प्रिज्म। ये एक प्रिज्म दी गई है, आपको फिगर में शो करवाई गई है 1.24 में, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस। तो अब आपने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम इंटेग्रल। तो यू कैन डू द थ्री इंटेग्रल इन एनी ऑर्डर, लेट्स डू। अब थ्री इंटेग्रल यानी x के लिए अलग डील करें, y के लिए अलग डील करें और z के लिए अलग डील करें। सबसे पहले हम x को डील करते हैं, तो x को डील करने लगे हैं। तो ये देखें जी, x को जब आपने डील करना है, पॉइंट समझिएगा जरा गौर से, एक दफा x के लिए, एक दफा y के लिए और एक दफा z के लिए। तो हम इसको वॉल्यूम इंटीग्रल इस तरह से निकालते हैं कि x के लिए सबसे पहले इट रन्स फ्रॉम 0 टू 1 माइनस वाई, 0 टू 1 माइनस वाई, वैल्यू 0 से, ये देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर वैल्यू 0 होगी। या अगर आप इधर चलते हैं कि y से आपने x में आना है, तो y पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इधर से इधर आ रहे हैं तो वो आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू 1 थी और इधर से इधर, तो वो 1 माइनस वाई, यहाँ तक 1 माइनस वाई। इस तरह जब y के ऊपर जाएंगे, y के ऊपर, तो वो यहाँ से 0 से लेके 1, यहाँ तक 0 से 1। इस तरह z के लिए तो 0 से लेके 3, क्लियर। ये फिगर आपको दी गई है, फिगर गिवन है, क्लियर, जो जिसमें हमें पता चल रहा है कि y के लिए जाना है तो 0 से 1, और z के लिए जाना है तो 0 से 3, और x के लिए जाना है तो आपने 0 से 1 माइनस वाई करके, ये वाला सीन, ये 0 से 1, ये जो लाइन है ये वो बता रही है 0 से 1 माइनस वाई। तो नहीं, ये देखते हैं हम वॉल्यूम इंटीग्रल निकालते हैं इस हमारे जो फंक्शन वेक्टर पॉइंट फंक्शन गिवन है टी डी टॉ। तो सबसे पहले z के लिए, तो z की लिमिट क्या है, 0 टू 3, ये 0 टू 3। तो हमारे पास ये देखें, ये जी स्क्वायर ये आ गया, t की वैल्यू पुट की है ना, t की वैल्यू एक्स वाई जी स्क्वायर, तो अलग अलग करने लगे, z के लिए अलग जी स्क्वायर। इसी तरह दूसरा y, अब y को डील करते हैं, तो y कितना है हमारा 0 से 1, ये देखिए 0 से 1, और ये y हमारा ये आ गया y, क्लियर। और फिर देखें 0 से 1 माइनस वाई, ये x को डील करने लगे हैं, ये नेक्स्ट उसकी लिमिट क्या आती है, 0 से 1 माइनस वाई और उसकी x, क्लियर, ये x डी एक्स, ये वाला। इसको हमने कंबाइन कर लिया क्योंकि लिमिट हमारी y में है, तो ये इंटेग्रल y वाला और ये वाला, इन दोनों का आंसर जो है वो इन टर्म ऑफ y आना है। तो इस वजह से हमने उनका जो एरिया एलिमेंट, ये जो लेंथ एलिमेंट लिख रहे हैं, सॉरी एरिया एलिमेंट नहीं बल्कि लेंथ एलिमेंट जो लिख रहे हैं वो डी वाई दोनों का इकट्ठा लिख रहे हैं, इसका भी वाई एक्सिस वाले का भी और ये एक्स वाले का भी, क्योंकि आप एक्स को भी डील कर रहे हैं, उसकी लिमिट्स चेक करें ना, 1 माइनस वाई, तो वाई की रिस्पेक्ट से डील करने लगे हैं, तो इस वजह से इकट्ठा आपने वाई लिखा है डी वाई, और डी जी जो है वो इसको हो जाएगा ओवरऑल। तो यहाँ पर आपने इसको जब सॉल्व करना है तो यहाँ पर जरा देखिएगा कि ये 0 टू 3 जी स्क्वायर डी जी ये हो गया, इस तरह 0 टू 1 1 माइनस वाई का स्क्वायर, 1 माइनस वाई का स्क्वायर, यानी यहाँ पर देखिए ना, आपने सबसे पहले इससे सॉल्व किया। एक्स में जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो वो क्या बनेगा, 1 माइनस वाई, क्लियर। एक्स में जब लिमिट पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस वाई। तो यहाँ पर ये देखें 1 माइनस वाई का हमने क्या लिया है, 1 माइनस वाई का स्क्वायर, और ये वाई डी वाई एज इट इज आया, वाई डी वाई, यानी ये किस तरह, ये स्क्वायर कैसे आ रहा है, देखिए ना, आपने इंटेग्रल को सॉल्व किया है तो एक्स को इंटेग्रल लेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर बाय 2, तो और एक्स में अपर लिमिट पुट करेंगे 1 माइनस वाई, तो वो एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस वाई का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय वो जो 2 है, वो 2 आपने ये बाहर निकाल लिया, ये 1/2 बाहर आ गया, ये टर्म मेरी एज इट इज आई, क्लियर। इसको मैंने इस तरह से सॉल्व किया और साथ ये y और dy कंबाइन कर लिया, जस्ट इस इंटेग्रल को सॉल्व किया है, क्लियर हो गया। और नेक्स्ट देखें, और ये जो dz था इसको मैंने z वाले इंटेग्रल के साथ लिखा है, ये वाला, तो 1/2 ये इसका आया है, एक्स स्क्वायर बाय 2 तो 1/2। अब आपने यहाँ पर z स्क्वायर है तो z क्यूब बाय 3, इसके इंटीग्रेट करेंगे तो z क्यूब बाय 3 बनेगा, z क्यूब, तो z में अपर लिमिट पुट करेंगे तो वो जब आप वैल्यू पुट करेंगे नेक्स्ट में,
तो सबको आपने कैलकुलेट करके जब अब ये 1/2 हमारा ये वाला आ गया, क्लियर। इसको सॉल्व करना है आपने, इस इंटेग्रल को सेपरेट सॉल्व कर लेना है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 3/8। इस लेक्चर के अंदर हमने 3 इंटेग्रल देखे हैं, लाइन इंटेग्रल, सरफेस इंटेग्रल एंड वॉल्यूम इंटेग्रल। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।